हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग और कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी। देखिए, चलिए हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। अपने इस सिलेबस को पढ़ते हुए हमारा ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के पहले चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हमारा पहला चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लेक्चर को पढ़ के हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि कल तक हम लोगों ने आपके वैद्युत द्विध्रुव, कल की क्लास में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे थे और वैद्युत द्विध्रुव पढ़ते हुए वैद्युत द्विध्रुव की वजह से उसके सूत्र, परिभाषा, मात्रक विमा पढ़ते हुए उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे। और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग दो पोजीशन में फाइंड आउट करते हैं। पहली एक्सियल पोजीशन, दूसरी इक्वाटोरियल पोजीशन। दैट मीन्स एक तो अक्षीय स्थिति और दूसरी निरक्षीय स्थिति। कल हम लोग अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर चुके हैं। आज हमारी बारी है निरक्षीय स्थिति की। तो देखिए, कल हम लोगों ने जो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था उसमें अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र निकला था ई अक्ष बराबर 2kp अपॉन आर क्यू, यही फॉर्मूला निकला था। अब इस फॉर्मूले के बाद में अब हमारी बारी है निरक्ष की। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे इसका और डायग्राम बना के समझेंगे है क्या। देखिए, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। हालांकि हम पहले माइनस क्यू लेते हैं, दूसरी तरफ प्लस क्यू लेते हैं, लेकिन इस डेरिवेशन में चार्ज को इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए इधर प्लस क्यू ले लिया और इधर माइनस क्यू ले लिया। इस डेरिवेशन में चार्ज को इधर उधर करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जिसका पहला आवेश माइनस क्यू, दूसरा आवेश प्लस क्यू और इनके बीच की दूरी है 2a। इनके बीच की दूरी है 2a। तो इस वैद्युत द्विध्रुव यानी ए बी का केंद्र है O और O से जब ये A से B की दूरी 2a है तो O से A की दूरी स्मॉल a, O से B की दूरी भी स्मॉल a। क्लियर बच्चों। और मैंने क्या किया, इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर मैंने कोई बिंदु P ले लिया। इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर मैंने कोई बिंदु P ले लिया जो इसके केंद्र से R दूरी पर है। जो इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। एक 2a लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है AB जिसके केंद्र से शीर्षों की दूरियां हैं A और A। इसके केंद्र O से निरक्ष पर, इसके केंद्र O से निरक्ष पर आपका कोई बिंदु P स्थित है। क्लियर बच्चों, जिस पर आप लोगों को परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए मान लेते हैं इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के परीक्षण के लिए परीक्षण धनावेश रखा हुआ है। तो उस धनावेश को, यहाँ पर जो परीक्षण धनावेश रखा हुआ है Q0, उस Q0 को ये प्लस Q आवेश प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो बोलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर हो गई, बाहर की ओर। यानी प्लस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। और आपके इस Q0 आवेश को माइनस Q आवेश आकर्षित करेगा तो माइनस Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र E2 की दिशा कहाँ की ओर हो गई, अंदर की ओर। E2 की दिशा कहाँ की ओर हो गई, अंदर की ओर। आराम से दोबारा देखें। चलिए Q0 को हटा देता हूँ। एक 2a लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है। अब ये 2a लंबाई के वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से निरक्ष पर R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर आप लोगों को परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब इस बिंदु P पर मैं आप परीक्षण के लिए कोई परीक्षण आवेश रखूंगा जो धनावेश होता है। वो इस धनावेश से प्रतिकर्षित होने के कारण हमें पता चल जाएगा कि प्लस Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर, बाहर की ओर। और माइनस Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र E2 की दिशा अंदर की ओर। अब इन दोनों आवेशों की वजह से लगने वाले विद्युत क्षेत्र आ चुके हैं E1 और E2। अब ना तो ये विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हैं और ना ही देखिए एक दूसरे के विपरीत हैं। जब हमारे पास ऐसी स्थिति आ जाए कि दो सदिश राशियां ना तो एक दूसरे के समान दिशा में हो ना विपरीत दिशा में हो, अगर समान दिशा में हो तो हम जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा में हो तो हम घटा देते हैं। लेकिन जब इन दोनों की दिशा न समान हो न विपरीत हो तो हमें इनका फैक्टराइजेशन करना पड़ता है यानी सदिश वियोजन। अब मुझे यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। कैसे निकालूं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए तो मुझे इनके क्या करने पड़ेंगे, सदिश घटक करने पड़ेंगे। तो इनके सदिश घटक करते हैं। चलो सबसे पहले घटक करूंगा मैं E1 का। सबसे पहले मैंने घटक किए E1 के।
माना यहाँ पर कोण थीटा है, तो ये कोण भी संगत कोण की परिभाषा से क्या हो जाएगा, थीटा। ये रेखा और ये रेखा समांतर है ऐसे। तो E1 के घटक की है, तो बोलिए ये घटक क्या आया, थीटा वाला घटक E1 cos थीटा, और ये क्या हो गया E1 sin थीटा, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। अब अगर यहाँ पर थीटा कोण है तो एकांतर कोण की परिभाषा से ये कोण भी क्या हो गया, थीटा। तो अब इस E2 के घटक कीजिए, मूल घटक बीच में दो घटक आएंगे, एक इधर और एक नीचे, एक इधर आएगा E2 कोण वाला घटक E2 cos थीटा और एक इधर आएगा E2 sin थीटा। क्लियर, यानी E1 के घटक की है तो E1 के दो घटक आएंगे, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। E2 के घटक करेंगे तो E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। आगे की कहानी क्या है वो आगे देखेंगे, फिलहाल हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते। तो इसकी लैंग्वेज में क्या लिखोगे आप, मैं बोल रहा हूँ आराम से। माना 2a लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से बिंदु P पर जिसके केंद्र O से निरक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P पर प्लस Q आवेश व माइनस Q आवेश के कारण लगे हुए विद्युत क्षेत्र E1 व E2 हैं, जिनके घटक करने पर क्रमशः इनके घटकों को चित्र में दर्शाया गया है, क्रमशः चित्र में दर्शाया गया है। ये इनकी लैंग्वेज हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आपको भी पता है कि यहाँ पर अगर मुझे परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, सब दोनों आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। किन की वजह से विद्युत क्षेत्र, दोनों आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और दोनों आवेशों की वजह से अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकालकर फिर उनको जोड़ देंगे, तभी तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकलेगा। तो देखिए, आपके आवेश प्लस क्यू के कारण, आवेश प्लस क्यू के कारण किस पर, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो फॉर्मूला प्लस क्यू आवेश की वजह से E1 बराबर, फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश Q और नीचे दूरी r²। अब देखिए, प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या होगी। देखिए जरा इस त्रिभुज को OAP, तो आपके यहां से प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी है AP, तो नीचे AP का स्क्वायर। ठीक है, अब चित्र से त्रिभुज OAP में आप लोग त्रिभुज OAP लीजिए। ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कौन है, AP, तो AP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर बराबर O प्लस OP का स्क्वायर। आपके त्रिभुज OAP में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी OA का वर्ग प्लस OP का वर्ग। OA का, अब मुझे AP का स्क्वायर निकालना है। OA का स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर। OA का मान क्या है, A, तो A स्क्वायर, और उधर OP का मान क्या है, R, तो प्लस में R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो रखो मान। तो आपका E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आपका AP का स्क्वायर का मान रखना है, तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। व बिंदु P पर माइनस Q आवेश, बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, अब उसकी वजह से निकालना है। तो माइनस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है E2, तो E2 बराबर आपका वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और आपके माइनस Q आवेश से P की दूरी है BP, तो BP का स्क्वायर। अब सोचिए, जैसे आप लोगों ने AP को निकाला आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, वैसे ही BP का वर्ग भी क्या निकलेगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, क्योंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे आधार था A, यहाँ पर भी आधार है A, यहाँ पर लंब था R, यहाँ पर भी लंब है R, तो आपका BP भी
आपका क्या निकलेगा, अंडर रूट में या फिर बी पी का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रखिए मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आपका क्या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं यहां लिख देता हूं, ये दूरी क्या आएगी, ये कर्ण निकलेगा और कर्ण बराबर होगा अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहां पर भी लिख दीजिए, चित्र से बी पी का वर्ग बराबर, बी पी का वर्ग होगा ओ बी का वर्ग प्लस ओ पी का वर्ग, ओ बी का वर्ग यानी ए स्क्वायर और आपका बी ओ पी का वर्ग है आपका आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो दोबारा देख लीजिए, हम लोग पहले प्लस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ की दूरी ए पी, तो ए पी का स्क्वायर और माइनस क्यू आवेश की वजह से वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपका क्यू अपॉन दूरी क्या है बी पी, तो बी पी का स्क्वायर। अब आपकी ए पी और बी पी दूरियां तो बराबर हैं, कैसे निकालेंगे, इन दोनों त्रिभुजों से आधार ए है और लंब आर है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार है ए तो ए का वर्ग और लंब है आर तो प्लस आर का वर्ग। क्लियर हो गया होगा सारा कुछ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब उपरोक्त चित्र में अब आप एक चीज और देखिए कि E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उपरोक्त चित्र में E1 बराबर E2 दोनों आवेशों की वजह से परिमाण रूप में जो विद्युत क्षेत्र बिंदु पी पर लग रहा है वो बराबर है, तो E1 बराबर E2 है। तो इनके घटक करने पर देखिए, जब E1 और E2 बराबर हैं, परिमाण बराबर है, तो सोचिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी कैसे हुए बराबर, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी कैसे हुए बराबर। दिशा विपरीत है, इसकी दिशा ऊपर की ओर और इसकी दिशा नीचे की ओर और परिमाण समान है, तो एक दूसरे को निरस्त करेंगे कि नहीं करेंगे। आपका E1 और E2 बराबर हैं, फॉर्मूले से निकला, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी का परिमाण समान होगा, दिशा विपरीत है तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। बचे कौन, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों की दिशा समान है, तो ये दोनों ही जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे, ये दोनों ही जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। चलिए लिखते हैं, घटक करने पर E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परस्पर निरस्त हो जाते हैं तथा आपका E1 cos थीटा व E2 cos थीटा जुड़कर, क्यों जुड़ेंगे, आपके इनकी दिशा विपरीत थी, परिमाण समान है तो कैंसिल हो गए। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दिशा समान है और परिमाण तो जो भी हो, परिमाण तो समान है ही है, तो जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। तो आपके बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर कौन कौन जोड़ रहे हैं बच्चों, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब मान रखिए दोनों के, आपका E1 और E2 बराबर है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट 2E1 cos थीटा लिख सकता हूं। जब E1 और E2 बराबर हैं तो मैंने इसको डायरेक्ट 2E1 cos थीटा लिख दिया, या फिर ऐसे लिख दीजिए, cos थीटा को कॉमन ले लीजिए, E1 प्लस E2 cos थीटा। अब बारी किसकी है, चित्र से cos थीटा की। हमें E1 और E2 का मान तो पता है, बारी किसकी है, cos थीटा की। तो चित्र से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर आधार A
बटे कर्ण ए पी। तो देखिए ए बटे ए पी का स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो बोलिए ए पी बराबर क्या निकलेगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ए पी का स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ए पी बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? आपके कॉस थीटा का मान निकल कर आ गया, आधार बटे कर्ण, तो आधार ए कर्ण अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपके मान रखने पर अब आप सबके मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो ई बराबर E1 का मान 1/4πε0 क्यू अपॉन, और देखिए इनकी दिशा मैंने E1 और E2 की लिखी नहीं है, लेकिन दिख रही है आप लोगों को क्लियर कि E1 की दिशा है A से P की ओर और E2 की दिशा है P से B की ओर, P से B की ओर। क्लियर? चलिए अच्छा, आपका Q अपॉन ये इसका मान क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस E2 का मान है 1/4πε0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान है ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने फॉर्मूले में दोनों के मान लिखे कि E1 प्लस E2 और साथ में कॉस थीटा का, तो E1 का मान 1/4πε0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, साथ में ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ई बराबर ये दोनों एक जैसे हैं तो 1/4πε0 जुड़कर 2q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में ए अपॉन क्या, मैं अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2 लिख दूं। आगे बढ़ जाते हैं, ई बराबर आपके 1/4πε0 2q और ए को एक साथ लिखा 2aq और नीचे सॉरी 3/2 नहीं 1/2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 और आधी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2। तो ई बराबर आपका ये है के का मान, ये है 2aq पी का मान, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, तो ये हो गया ये के और ये पी, के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना 3/2। अब आप सोचिए इफ आपका ए लेस देन आर, ए छोटा है आर से, दिख भी रहा है ए छोटा है आर से, तो ए स्क्वायर तो बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर से, ए छोटा है आर से तो ए स्क्वायर बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर से। अब आर स्क्वायर में ए स्क्वायर जुड़ रहा है, मतलब समंदर में 2 लोटा पानी जुड़ रहा है, आप लोगों ने 2 लोटा पानी ले जाकर डाल दिया समंदर में, तो क्या समुद्र के जल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो जब इसको नगण्य मानकर छोड़ोगे तो के पी अपॉन ये क्या बचा आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 0 ही हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो बोलिए के पी अपॉन आर क्यू, के पी अपॉन आर क्यू। तो अतः आपके हम लिख सकते हैं, एक लाइन लिखेंगे, जगह नहीं है मेरे पास, बोल देता हूं मैं, अतः वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ई निरक्ष बराबर बोलिए क्या निकला के पी अपॉन आर क्यू, ई निरक्ष बराबर के पी अपॉन आर क्यू। क्लियर? अब आराम से एक बार से फिर मैं रिपीट करता हूं, देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है 2a लंबाई का, इसके केंद्र O से r दूरी पर निरक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर आप लोगों को परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जिस पर प्लस क्यू आवेश की वजह से लगा हुआ विद्युत क्षेत्र E1 माइनस क्यू आवेश की वजह से लगा हुआ विद्युत क्षेत्र E2 है। इन दोनों की दिशाएं ना समान है ना विपरीत है, इसलिए मैंने इनके घटक किए, तो E1 के घटक करने पर E1 sin थीटा ऊपर की और E2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में, E2 के घटक करने पर E2 cos थीटा क्षैतिज की और E2 sin थीटा नीचे की ओर। मैंने दोनों की वजह से प्लस क्यू आवेश की वजह से लगा विद्युत क्षेत्र E1 ज्ञात किया, फॉर्मूला लगा दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी समान होगी, और जो दूरी कितनी होगी
कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में कह सकता हूँ रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। E1 निकल आया। इसी तरह मैंने E2 निकाल लिया क्योंकि दूरी वही है। जब E1 और E2 बराबर हैं, E1 और E2 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, इनके परिमाण समान हैं, तो अब मैं इनकी दिशा ना समांतर है ना विपरीत है, तो मुझे इनके घटक करने पड़े, और घटक करने पर जब इनके परिमाण समान है E1 और E2 के, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी समान परिमाण के होंगे, परंतु दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। बचे कौन, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और ये दोनों जुड़कर ही, क्योंकि इनकी दिशा समान है, परिणामी विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा। E1 cos थीटा का मान निकाला आधार बटे कर्ण। अब आधार है A, कर्ण है ये BP या AP, तो आपका कर्ण का मान अंडर में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन सारे मानों को उठाकर हम लोगों ने आपके इस E1 कहाँ है, E बराबर E1 प्लस E2 cos थीटा इसमें रखा, सारे मान रखे, ये जुड़कर 2 गुना हो गया, 2AQ को P लिख दिया, इसकी 1 घात और आधी घात कितनी हो गई, 3/2 घात। तो E बराबर, अब सोचिए जब A छोटा है R से, तो A स्क्वायर तो बहुत छोटा होगा R स्क्वायर से, A स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ दिया, तो आपका यहाँ पर केवल आर स्क्वायर बच गया। आर स्क्वायर की पावर है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा आर क्यू। अतः वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निरक्ष बराबर KP अपॉन आर क्यू। यस या नो, क्लियर। कल वाला हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल किया था, उस न्यूमेरिकल में हमने अक्ष वाला तो निकाल दिया था विद्युत क्षेत्र, बारी किसकी थी, निरक्ष की, तो निरक्ष के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर बच्चों, तो जरा देख लीजिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया। अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के बाद बस इनमें अब हम लोग रिलेशन और लिख देते हैं। रिलेशन क्या है, तो उसको हम लोग नोट करके लिखेंगे। देखिए, चूंकि आप लोग जानते हो मैंने अभी अभी निकाला है ई निरक्ष, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KP अपॉन आर क्यू। वाह, आप लोग ये भी जानते हो कि ई अक्ष होता है 2KP अपॉन आर क्यू। तो अगर मैं KP अपॉन आर क्यू को ई निरक्ष कह दूं, तो आप ही बताइए ई अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा ई निरक्ष। ई अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा ई निरक्ष। यस या नो। इसका मतलब ये हुआ कि समान दूरी पर अगर 2 बिंदु एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर स्थित हो, समान दूरी पर 2 बिंदु एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर स्थित हो, तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का कितना गुना होगा, 2 गुना। कितना गुना, 2 गुना। तो हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल पढ़ा था कल की क्लास में, बस उसमें क्या करना है, आप लोगों ने अक्ष वाला निकाला था, तो अक्ष वाले से निरक्ष का निकालना है, तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, यानी उसका आधा कर दीजिए, उसका आधा कर दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष से कितना होता है बच्चों, 2 गुना। क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर, लास्ट डेरिवेशन की ओर। आपके वैद्युत द्विध्रुव पर लगा बलाघूर्ण यानी टॉर्क, आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना टॉर्क अप्लाई होगा अगर उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में जब आप इसको विद्युत द्विध्रुव को रखोगे आप, तो उस पर कितना बलाघूर्ण लगेगा उसे देखते हैं। देखिए, ये आपका कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा, अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं। ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, और इसमें ये कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ये -Q है और ये +Q आवेश है। ठीक है, बिंदु A और B
इनके बीच की दूरी कितनी 2a, यानी वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी 2a, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a। एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र E से कितना कोण बनाते हुए रखा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। एक वैद्युत द्विध्रुव 2a लंबाई का एक समान विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो केवल इसकी जो प्राइमरी भाषा है वो इतनी है कि एक कोई 2a लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा हुआ है। उसके बाद आप बताइए क्या, उसके बाद मैं सारा कुछ बोर्ड पर खुद लिखूंगा, विद्युत क्षेत्र की वजह से इन पर विद्युत बल नहीं लगेगा। तो देखते हैं, तो एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण माइनस क्यू आवेश पर लगा विद्युत बल, माइनस क्यू आवेश पर लगा विद्युत बल, या फिर जैसे मैंने पहले प्लस क्यू आवेश पर निकाला, तो प्लस क्यू आवेश पर लगा विद्युत बल F1 बराबर विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत लगा हुआ विद्युत बल E बराबर F अपॉन क्यू वाले फॉर्मूले से F बराबर बोलिए क्या आएगा QE। तो आपके एक समान विद्युत क्षेत्र की वजह से प्लस क्यू आवेश पर लगा हुआ विद्युत बल होगा प्लस का QE, प्लस का QE, और प्लस क्यू आवेश पर लगे हुए विद्युत बल F1 बराबर प्लस का QE। तो बताइए वो किस दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। किसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और माइनस क्यू आवेश पर लगा हुआ विद्युत बल F2 बराबर माइनस का QE, F2 बराबर माइनस का QE, और माइनस क्यू आवेश पर लगा हुआ विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो प्लस QE किसकी दिशा में, E वेक्टर की दिशा में, E वेक्टर की दिशा में, व माइनस क्यू आवेश पर लगा बल, आपके माइनस क्यू आवेश पर कितना बल लगेगा, तो F2 बराबर माइनस का QE, और किसकी दिशा में, आपके विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। आपके 2a लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो आपके प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की वजह से लगा हुआ विद्युत बल आपके F1 बराबर प्लस क्यू ही लगेगा। विद्युत क्षेत्रों को ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह माना जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह माना जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हुए प्लस क्यू आवेश को आकर्षित करेंगे अपनी ओर, प्लस क्यू आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करेंगे तो देखिए विद्युत बल की दिशा इधर ही होगी। माइनस क्यू आवेश को ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे तो उसकी दिशा इधर हो गई। E1 बराबर F1 बराबर प्लस का QE और F2 बराबर माइनस का QE। F1 की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, F2 की दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्यों, क्योंकि मैं विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मानूंगा, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मानूंगा तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हुए धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपने साथ ले जाने का प्रयास करेंगे, और ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेंगे। तो आपके द्विध्रुव पर लगा, ये तो आप लोगों ने दोनों आवेशों पर अलग अलग बल निकाल लिया। ये बताइए द्विध्रुव पर लगा हुआ परिणामी बल क्या है, द्विध्रुव पर लगा हुआ परिणामी बल F बराबर F1 प्लस F2। F1 का मान है QE, F2 का मान है माइनस QE, तो परिणामी बल क्या हो गया, 0। अब वैद्युत द्विध्रुव पर लगा हुआ परिणामी बल 0 है। तो अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगा परिणामी बल, वैद्युत द्विध्रुव पर लगा परिणामी बल 0 है। और परिणामी बल 0 है, इसका मतलब क्या है, आपका द्विध्रुव स्थानांतरण गति नहीं कर सकता, आपका द्विध्रुव स्थानांतरण गति नहीं कर सकता। तो आपका जो डाइपोल है यानी द्विध्रुव है वह स्थानांतरण गति नहीं करेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, परिणामी बल 0 होने का प्रभाव क्या होगा कि आपका द्विध्रुव स्थानांतरण गति नहीं कर सकता। लेकिन सोचिए एक ये बल और एक ये बल दिशा विपरीत है। आप सोचिए आपने एक रॉड को धागा बांध के आप ऐसे खींच रहे हो, ठीक है, जैसे ये बल लग रहे हैं,
आप ऐसे खींच रहे हो, क्या होगा, आपने एक सिरे को यहाँ से बांध कर खींचा, एक सिरे को यहाँ से बांध कर खींचा, जैसे खींचो वो हो गया, क्या होगा ये कि आपकी रॉड बिल्कुल सीधी हो जाएगी। परिणामी बल तो 0 था, लेकिन फिर भी ये रॉड यूं घूम कर सीधी कैसे होगी, क्योंकि ये इधर घूमेगी, ये सिरा इधर और ये सिरा इधर, तभी तो ये सीधी होगी। तो ये सीधी हुई कैसे, इसका मतलब इस पर एक बल युग्म लग रहा है। परिणामी बल 0 है, लेकिन एक बल युग्म लग रहा है, और वो बल युग्म इसको स्थानांतरण गति नहीं कराएगा। कौन सी गति कराएगा, थोड़ी सी घूर्णन गति। कौन सी, घूर्णन गति। तो क्या लिखेंगे, परंतु द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगता है, परंतु द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगता है जो द्विध्रुव को किसका, घुमाने का कार्य करता है, घुमाने का कार्य करता है। क्लियर। तो आपके द्विध्रुव पर लगे बल युग्म, द्विध्रुव पर लगे बल युग्म का आघूर्ण निकालना है आपको। और द्विध्रुव पर लगे बल युग्म का क्या निकालते हैं, आघूर्ण। तो आघूर्ण निकालना है, उस आघूर्ण का फॉर्मूला होगा आपका बल गुणा बलों की क्रिया रेखा, या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्योंकि बलों का परिमाण समान है, QE और QE, यानी एक, चलिए नीचे लिख देता हूं, एक आवेश पर लगा बल, एक आवेश पर लगा बल गुणा बलों की क्रिया रेखा में, बलों की क्रिया रेखा में लंबवत दूरी, बलों की क्रिया रेखा में लंबवत दूरी। बलों की क्रिया रेखा ये है, तो इनके बीच में लंबवत दूरी यही तो होगी। ठीक है। अब मैंने बिंदु ले लिए A B और इसको कह दिया C, ये लंबवत दूरी है। तो आपका बलाघूर्ण डिनोट करेंगे टॉर्क से, बराबर कोई भी बल ले लिया, जैसे मैंने धनावेश ही लेंगे परिमाण, तो मैंने F1 लिख दिया, और उनके बीच की दूरी क्या है, BC, उनके क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है, BC है। तो F1 गुणा BC। अब चित्र से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में आपको BC निकालना है। BC का मतलब है कोण के सामने वाली भुजा लंब ज्ञात करनी है, और दे क्या रखा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, जिसका मान 2a है। अब आपके पास कर्ण है, लंब ज्ञात करना है, तो लाल बटे कप्ता का फॉर्मूला यूज कीजिए ट्रिग्नोमेट्री से, तो उसमें होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कौन है, BC, कर्ण कौन है, AB, तो BC बटे AB का मान क्या है, 2a। तो बताइए BC बराबर क्या आया, 2a साइन थीटा। BC बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2a साइन थीटा। समीकरण 1। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो टॉर्क बराबर F1 का मान है QE, F1 का मान क्या है, QE, क्योंकि परिमाण लेना है, और BC का मान है 2a साइन थीटा। टॉर्क बराबर 2AQ को एक साथ रखिए, साथ में E साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर बोलिए 2AQ किसका मान होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का, तो टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। क्लियर। तो देखिए दोबारा, अब मैं इसके केस कराऊंगा, केस कराने के लिए मुझे इधर का मिटाना पड़ेगा, इसलिए दोबारा देख लीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में 2a लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा है, कितना कोण, थीटा कोण बनाते हुए रखा है, जिसके दोनों आवेशों पर लगे हुए बल क्या क्या है, प्लस क्यू आवेश पर लगा हुआ बल प्लस क्यू ई, माइनस क्यू आवेश पर लगा हुआ बल माइनस क्यू ई। प्लस क्यू ई की दिशा F1 की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और F2 की विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। परिणामी बल निकालने के लिए मैंने दोनों को जोड़ा, तो नेट फोर्स कितना निकला, 0। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब है कि आपका ये द्विध्रुव स्थानांतरण गति नहीं कर सकता, ना पीछे की ओर खिसक सकता है ना ही आगे की ओर। लेकिन होगा क्या, ये दोनों बल मिलकर, जरा सोचिए, एक रॉड है, धागा बांध के खींच रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी, खिंच के सीधी हो रही है,
इसका मतलब क्या है कि आपके इस पर एक बल युग्म लग रहा है। क्या लग रहा है? बल युग्म, जो द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करेगा। ठीक है, और द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? फॉर्मूला, एक आवेश पर बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं में लंबवत दूरी। बल का परिमाण प्लस में लेना है तो जैसे मैंने F1 लिख दिया, और लंबवत दूरी क्या है? BC। लंबवत दूरी क्या है? BC। अब BC का मान निकालना है। BC है लंब, और हमारे पास दिया हुआ क्या है? कर्ण। तो लंब निकालना है, कर्ण से हम लोगों ने साइन थीटा लिया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, BC बटे 2a। तो BC बराबर 2a साइन थीटा। क्लियर? तो 2a साइन थीटा रख दिया, F1 का मान QE रख दिया, 2aq को एक साथ E साइन थीटा। 2aq किसका मान? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का, तो PE साइन थीटा। क्लियर? आप वीडियो पॉज करके इधर का लिख लेना, मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहा हूं। देखिए, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में लगा बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण टॉर्क बराबर क्या निकल कर आया है बच्चों? PE साइन थीटा। क्या निकल कर आया है? PE साइन थीटा। अब पहला केस, इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। अब आप सोचिए, अगर ये थीटा 0 है तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है। तो जब दिशा में रखा है तो देखते हैं क्या इस पर कोई बलाघूर्ण लगेगा। तो टॉर्क बराबर PE साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो PE इंटू 0, बलाघूर्ण क्या हो गया? 0। इस पर कोई भी बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये साम्य है, आपके स्थायी रखा रहेगा उसी स्थिति में। जब इस पर कोई बलाघूर्ण ही कार्य नहीं कर रहा तो ये बिल्कुल उसी जगह पर स्थायी रहेगा। तो इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था। दूसरा, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 होने का मतलब क्या है? आपका ये रखा तो ऐसे ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बट आपका प्लस क्यू चार्ज इधर होगा और माइनस क्यू चार्ज इधर होगा, ऐसे रखा होगा। तो भी टॉर्क बराबर PE साइन 180, तो साइन 180 की वैल्यू भी 0, तब भी टॉर्क 0, बट इसको कहेंगे अस्थाई साम्यावस्था। इसको क्या कहेंगे? अस्थाई साम्यावस्था। जब टॉर्क 0 था 0 डिग्री पर, ये स्थायी साम्यावस्था। जब टॉर्क 0 है 180 पर, जब अस्थाई साम्यावस्था। लेकिन अगर आपका थीटा हो 90 डिग्री, 90 डिग्री होने का मतलब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हो, ठीक है, तो इस पर अधिकतम बलाघूर्ण लगेगा, अधिकतम लगेगा ना। तो ये स्थायी आपकी साम्यावस्था तो होगी नहीं। तो टॉर्क बराबर PE साइन 90, टॉर्क बराबर PE साइन 90 की वैल्यू 1, तो आपका बलाघूर्ण टॉर्क बराबर बोलिए क्या हो गया? PE। क्या हो गया? PE। यस या नो? बलाघूर्ण है टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, थीटा 0 है तो बलाघूर्ण 0, तो स्थायी साम्यावस्था। थीटा 180 है तब भी बलाघूर्ण 0, लेकिन ये अस्थायी साम्यावस्था। नाम से पूछ सकता है वो आपसे। और आपका अगर थीटा 90 है तो टॉर्क बराबर PE, ये अस्थायी अवस्था, ये अस्थायी अवस्था। क्लियर? तो देखिए यहां पर आकर आपका चैप्टर पूरा हो जाता है। अब आपका चैप्टर पूरा हो गया, तो इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए तब तक इसको देखिए। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल देखकर इस चैप्टर को पूर्ण विराम देते हैं। और पूर्ण विराम देकर मैं, जैसा कि कल की भी क्लास में मैंने कहा था कि हमारा अगला चैप्टर दोनों मीडियमों में आएगा। उसकी क्लास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आएगी, जिससे वो क्लास हमारी यूजफुल हो CBSE और RBSE दोनों के बच्चों के लिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 11वां, जो आपके इस बलाघूर्ण पर ही डिपेंडेंट है। आपके 4 गुणा 10 की पावर 9 क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, बुक आप सब लोगों के पास है। आपके पहले चैप्टर के लास्ट वाले न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं हम लोग।
4 गुणा 10 की पावर 9 कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में इसकी दिशा से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण के परिमाण को निकालना है मुझे। क्या क्या दे रखा है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की वैल्यू 4 गुणा 10 की पावर -9 आपका कूलम इंटू मीटर। विद्युत क्षेत्र क्या क्या दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम और कितने डिग्री कोण पर है 30 डिग्री कोण पर ये दे रखा है। तो आप बताइए आप बलाघूर्ण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। बलाघूर्ण टॉर्क बराबर बोलिए क्या है पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर पी की वैल्यू 4 गुणा 10 की पावर -9 ई की वैल्यू 5 गुणा 10 की पावर 4 और साइन 30 टॉर्क बराबर 4 गुणा 5 10 की पावर -9 और 4 तो 10 की पावर -5 आपके साइन 30 की वैल्यू 1/2 2 से 4 2 टाइम्स 5 दूने 10 गुणा 10 की पावर -5 तो टॉर्क बराबर 10 की पावर -4। अब बलाघूर्ण था क्या बल गुणा बलों के मध्य बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य में लंबवत दूरी। तो बल का मात्रक न्यूटन और लंबवत दूरी का मात्रक मीटर। यानी आप लोगों से अगर वो बलाघूर्ण का मात्रक पूछ ले क्या पूछ ले मात्रक तो न्यूटन इंटू मीटर और विमा पूछ ले तो न्यूटन की m1 L1 T-2 मीटर की L1 तो ये हो गया m1 L2 T-2 और ये एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगा हुआ बलाघूर्ण एक कैसी राशि है सदिश राशि है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर पढ़ा और चैप्टर पढ़ के हम लोगों ने आराम से हर एक टॉपिक को पढ़ा। उस पर बनने वाले न्यूमेरिकल देखिए सारे न्यूमेरिकल में नहीं करा रहा हूँ ना करा पा रहा हूँ बोर्ड पर क्लासें हैं ऑनलाइन लेकिन जैसे धीरे धीरे फ्लो बनेगा जो कुछ न्यूमेरिकल बाकी के हैं वो सारे मैं करवा दूंगा आगे लेकिन क्लास का फ्लो बने अभी। और दूसरी बात ये है कि आप लोग पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़िए रिवीजन कीजिए ठीक है। सारी क्लासें देखिए मेरी और अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो आप क्या कीजिए कोई न्यूमेरिकल अगर आप लोगों को पूछना है तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए वो मैं सॉल्व कर दूंगा ठीक है। अगर कोई टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत है तो वो टॉपिक में आज ही इस क्लास को देखकर उस कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम डाल दीजिए तो कल की क्लास में मैं अगला चैप्टर शुरू करने से पहले उसको रिवाइज करा दूंगा ठीक है बच्चों। तो जब तक हमारी लाइव क्लासें शुरू नहीं होती तब तक के लिए ये प्रोसीजर अपनाइए आप सब लोग। तब तक के लिए पढ़िए आराम से अच्छे तरीके से पढ़िए। आपके लॉकडाउन के समय का सही सदुपयोग कीजिए ताकि आपके इस समय की बर्बादी नहीं हो। घर पे ढंग से एक एक चीज़ को आराम से पढ़ते हुए समझना है। कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपके साथ सदैव हैं ठीक है। धन्यवाद।